नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बात फिर से हम शहाबुद्दीन की करेंगे। शहाबुद्दीन तो अब रहे नहीं, मतलब शहाबुद्दीन का जो भी आतंक रहा या प्रभाव रहा वो अब एक इतिहास बन गया। जब से शहाबुद्दीन की मौत हुई हमने कई खबरें बताई, कुछ लोगों को बुरा भी लगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा। कुछ लोगों को लगा कि हम चंदा बाबू की कहानी क्यों नहीं सुना रहे हैं, जिनके 2 बेटों को तेजाब से नहलाया गया था और तीसरे बेटे को गोली मार दी गई थी। शहाबुद्दीन की आतंक कथा में और भी बहुत कुछ शामिल है। देखिए, हम सब कुछ बताते हैं, लेकिन यह भी सच है कि मौत किसी की हो वो दुखद होती है, और इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो जिनकी मौत होती है उनका परिवार होता है। जैसे चंदा बाबू जिनके बेटे मारे गए, ठीक वैसे ही अभी जब शहाबुद्दीन की मौत हुई तो दुख के सबसे बड़े स्टेक होल्डर उनके परिवार के लोग हैं। खबरों में जब हम जीते हैं, मैं जीता हूं, तो जान पहचान हमारी सबों से है, लेकिन खबरों को देखने के नज़रिए में जान पहचान कोई मतलब नहीं रखता। मैं दोनों पक्ष देखता हूं। तो आज आपको हम कहानी बताने जा रहे हैं शहाबुद्दीन के एक आतंक की। चंदा बाबू की कहानी भी जल्दी ही बताएंगे आपको विस्तार से। और आज की कहानी में शामिल हैं ओम प्रकाश यादव, जो सिवान के 2 मर्तबा सांसद रहे। एक बार निर्दलीय, दूसरी बार बीजेपी के, तीसरी बार टिकट नहीं मिला। ये ओम प्रकाश यादव वो ओम प्रकाश यादव हैं जिन्हें शहाबुद्दीन की पिटाई ने बागी बना दिया। मतलब शहाबुद्दीन ने जैसे पीटा इनको, उससे ये बागी हो गए। और ओम प्रकाश यादव ने पिटाई के दिन ही, जिस दिन शहाबुद्दीन ने मार मारकर बेहोश किया था, उस दिन ये संकल्प कर लिया था कि अब तो शहाबुद्दीन से लड़ेंगे, सिवान के आतंक को खत्म करेंगे। और ओम प्रकाश यादव ने उसी दिन अपनी सुहागन पत्नी की मांग में जो सिंदूर भरा हुआ था उसे पोंछ दिया था और मंगलसूत्र उतार दिया था। मतलब सुहागन पत्नी ने सिंदूर पोंछा और मंगलसूत्र उतारा, क्योंकि लड़ाई थी। आज जब ये कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इसके पहले हमने ओम प्रकाश यादव से बातचीत करी। वे अभी सिवान में गांव में हैं। मेरी कोशिश तो ये थी कि वीडियो बातचीत हो, लेकिन कनेक्टिविटी की समस्या थी उनके गांव में, इसलिए वीडियो पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जो हम आपको बता रहे हैं वो ओम प्रकाश यादव द्वारा वर्णित है, इसलिए यदि इसमें कोई दावा प्रतिदावा गलत निकलता है तो इसे आप ओम प्रकाश यादव का बयान मानिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 2001 से। शहाबुद्दीन का आतंक तो चरम पर था ही। 2001 में, साल 2001 में, कोई 35 साल बाद, 35 ईयर्स बाद बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे थे, जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे। तो ये ओम प्रकाश यादव जवानी में थे। इनके पिताजी रामानंद यादव और इनके बड़े बाबूजी देवन चौधरी। ओम प्रकाश यादव कहते हैं कि देखिए, उनके बड़े बाबूजी देवन चौधरी ने कहा कि मुखिया का चुनाव लड़ लो। ओम प्रकाश यादव और उनका परिवार सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो बड़े बाबूजी ने कह दिया, देवन चौधरी चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। ओम प्रकाश बताते हैं कि चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी। वे नामांकन का पर्चा भरने, संसाधन नहीं था, वे नामांकन का पर्चा भरने साइकिल से गए थे मुखिया के चुनाव के लिए, और उन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया। अब तक ये नहीं सोचा था कि मुखिया का चुनाव लड़ने में शहाबुद्दीन से, जो सिवान के साहिब बन गए थे, उनसे कोई पंगा हो जाएगा। तो नामांकन का पर्चा भरकर वे जैसे ही लौटे थे मुखिया पद के लिए, उनके पास आरजेडी के ब्लॉक प्रमुख थे मुख्तार सिंह, जाति से कुर्मी। उनका संदेश आया कि आकर मिलो। तो ओम प्रकाश याद करते हैं कि वे जाकर मिले। तो मुख्तार सिंह, हालांकि वे आरजेडी में थे, शहाबुद्दीन की पार्टी में थे, शहाबुद्दीन सांसद थे,
मुख्तार सिंह ने कहा कि चलो मुखिया का चुनाव तो लड़ ही रहे हो, जिला परिषद का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हो, हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे, चाहे साहेब की इच्छा जो हो। अब ये संशय में पड़ गए, क्योंकि जिला परिषद के चुनाव में शहाबुद्दीन का उम्मीदवार मुन्ना था। मुन्ना शहाबुद्दीन का शार्प शूटर, ऐसा वैसा शार्प शूटर नहीं, उसने कई हत्याएं कर दी थी। आज जो बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं दरौंधा के, करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह, उन्हें भी पचरुखी थाना के भीतर घुसकर गोली मारी थी, बच गए थे। उनके साथ रहने वाले कुछ लोग मारे भी गए थे, शायद एक बंदा मारा गया था, उसका नाम गुड्डू था। इसकी कहानी भी श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ती है, तो खैर वो कहानी बाद में। तो मुन्ना से लड़ना था, हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन लोगों ने भरोसा दिया। तो अब ओम प्रकाश यादव ने मुखिया के साथ साथ जिला परिषद के चुनाव के लिए भी नामांकन भर दिया। ये बात शहाबुद्दीन को समझ में नहीं आई कि ये ओम प्रकाश यादव कौन हो गया जो हमारे शार्प शूटर मुन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। पर जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ते ही ओम प्रकाश यादव चर्चा में आ गए और दुश्मनी बढ़ गई। ओम प्रकाश यादव याद करते हैं कि उन्होंने दोनों चुनाव लड़ा, मुखिया का भी जिला परिषद का भी। जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन उन्होंने अपने एक मजबूत मित्र अजय कुमार सिंह को एक पोलिंग बूथ का एजेंट बनाया था। तो ये मुन्ना जो शहाबुद्दीन का शार्प शूटर था, सामने उम्मीदवार था, वो इतना बमका हुआ था और इस तैश में पहुंचा कि उसने गोली चला दी और उनके पोलिंग एजेंट जो दोस्त भी था अजय कुमार सिंह की हत्या हो गई। चुनाव संपन्न हो गया, रक्त रंजित रहा। तो ओम प्रकाश यादव दोनों चुनाव जीत गए, मुखिया का भी और जिला परिषद का भी। बकौल ओम प्रकाश यादव 9000 वोट से वे जिला परिषद का चुनाव जीते और 1800 वोट से मुखिया का चुनाव जीते। इसके बाद उन्होंने मुखिया पद से जो निर्वाचित हुए थे उससे इस्तीफा दे दिया और जिला परिषद के सदस्य बने रह गए। अब आगे की कहानी, आगे की राजनीति, अदावत शुरू होती है। ओम प्रकाश बताते हैं कि शहाबुद्दीन भले सिवान के साहेब थे, राजद में थे, लेकिन राजद के भीतर भी बड़ा विरोध था सिवान में भी। ओम प्रकाश का दावा है कि अवध बिहारी चौधरी, शिवशंकर यादव, इंद्रदेव प्रसाद, जो कि राजद की सरकार में मंत्री विधायक थे, उन्होंने मिलने को बुलाया तीनों ने और ये कहा कि अब तो तुम जिला परिषद के लिए जीत ही गए हो, तो क्यों नहीं जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव लड़ लेते हो। तो ओम प्रकाश को लगा कि ये कैसे होगा। शहाबुद्दीन ने अपना प्रत्याशी लीलावती गिरी को बनाया था और ये लड़ाई तो सीधे शहाबुद्दीन से लड़ाई होगी। तो इन तीनों ने भरोसा दिलाया कि तुम लड़ो, हम सभी तुम्हारा समर्थन पर्दे के पीछे से करेंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित करेंगे। तो ये संकोच में पड़े रहे, लेकिन आखिरकार फैसला कर लिया कि हाँ, चुनाव लड़ेंगे। तो ओम प्रकाश बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा और चुनाव लड़ने की घोषणा करी, शहाबुद्दीन सिवान के साहेब का फोन आ गया और बोले, मोबाइल पर फोन आया इनके पास, चेयरमैन का चुनाव लड़ने चले हो, जानते हो, परिणाम समझते हो, क्या होगा। तो मैंने कहा कि परिणाम क्या होगा, अधिक से अधिक मेरी हत्या हो जाएगी, चुनाव हार जाएंगे। तो शहाबुद्दीन ने कहा कि अच्छा, इतना दिमाग खराब हो गया है, तो ठीक है, तुमको समझाते हैं। ओम प्रकाश कहते हैं कि इसके बाद उनकी पत्नी के फ़ोन पर भी, लैंडलाइन मतलब घर के फ़ोन पर भी शहाबुद्दीन ने फ़ोन किया और पत्नी को कहा कि क्यों विधवा बनने पर तुली हो, विधवा बनना चाहती हो। तो ओम प्रकाश यादव की पत्नी डरी नहीं, जैसा ओम प्रकाश बताते हैं।
उसने जवाब दिया शहाबुद्दीन को कि आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, मर्द मर्द से बात करे अच्छा लगता है, उन्हीं से बात कीजिए। तो ये बात हो गई, चुनाव आ गया था। लीलावती गिरी शहाबुद्दीन की उम्मीदवार और इधर से ओम प्रकाश यादव और रमाकांत पाठक की पत्नी आशा पाठक वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ रही थी, जो बाद में मैरबा से एमएलए भी बनी। ओम प्रकाश कहते हैं कि कुल 41 पार्षद थे, जिला परिषद के सदस्य थे, इनमें 13 महिलाएं थी। अब कौन पार्षद किसके साथ, कौन जिला परिषद किसके साथ, इसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई थी। मेरा साथ देने वाले जो लोग थे वे पर्दे के पीछे सामने शहाबुद्दीन से टकराना नहीं चाहते थे। ओम प्रकाश कहते हैं कि चुनाव के 24 घंटे पहले जो 41 जिला परिषद के सदस्य थे उनमें 13 महिलाएं थी। तो इन 13 महिलाओं को पति समेत शहाबुद्दीन और उनके लोगों ने बंधक बना लिया सिवान इंटरनेशनल होटल में। कहा यह गया कि जाकर वोट दो, तुम्हारे पति अभी हमारे पास हैं, जब वोट देकर आओगी तो तुम्हारे पति छूट कर जाएंगे तुम्हारे साथ। वहाँ कौन किसके पक्ष में वोट दे रहा है इसकी निगरानी की जा रही थी। तो चुनाव का परिणाम जो आना था वो आया, खौफ का चुनाव था। ओम प्रकाश कहते हैं कि 41 जिला परिषद के सदस्यों में हमें मात्र 9 का समर्थन मिला। लीलावती गिरी शहाबुद्दीन की प्रत्याशी चुनाव जीत गई। अब काउंटिंग खत्म हो चुकी थी, रिजल्ट का ऐलान हो चुका था और ओम प्रकाश यादव डीएमएसपी का जहां ऑफिस है उसी बिल्डिंग में थे, ऊपर के तल्ले पर। वहीं शहाबुद्दीन सामने आ गए। चुनाव हार चुका था मैं, मतलब ओम प्रकाश यादव। तो जैसे ही मैं शहाबुद्दीन के सामने हुआ, शहाबुद्दीन टूट पड़े, बोले मना किए थे ना, क्यों लड़ा तुम चुनाव। और इसके बाद उन्हें जितना कुछ कहना था उन्होंने कहा कि पैर पकड़कर माफ़ी मांगो और यह शपथ लो, कसम खाओ कि आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। इतना कहते कहते उन्होंने रिवॉल्वर निकाल लिया और कनपटी के पास चला दिया। पिटाई भी शुरू कर दी, मैं बेहोश हो गया। तो ओम प्रकाश यादव कहते हैं कि सब कुछ चलता रहा, पिटाई हुई, बेहोश हुआ, कनपटी पर रिवॉल्वर था, लेकिन मैंने माफ़ी नहीं मांगी। और मैंने कहा कि माफ़ी मांगने का सवाल नहीं है, मैंने चुनाव लड़ा है, कोई पाप नहीं किया है, आगे भी लड़ेंगे। मैं इस पराजय से भयभीत नहीं हूँ, लज्जित नहीं हूँ, डरा हुआ नहीं हूँ। ओम प्रकाश यादव कहते हैं इसके बाद वे घर लौटे और उन्होंने फैसला कर लिया पत्नी से संवाद में कि अब वो सिंदूर नहीं लगाएगी। मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अब तुम सिंदूर मत लगाना, मंगलसूत्र भी मत पहनना, अब शहाबुद्दीन से सीधी लड़ाई है और परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा। इस बीच ओम प्रकाश यादव एक और वाकया याद करते हैं उसी दिन का कि जब उनकी पिटाई हुई, जब वे बेहोश हुए, पत्नी से संवाद के पहले उन्होंने सिवान के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर आर.के. महाजन और जगलाल चौधरी एसपी थे जगलाल चौधरी, बेहद ही कमज़ोर, शायद शहाबुद्दीन की मदद के लिए भेजा ही गया था। दोनों से उन्होंने मुलाकात करी। आर.के. महाजन के साथ ही एसपी बैठे हुए थे डीएम के दफ्तर में। आर.के. महाजन आजकल बीपीएससी के चेयरमैन हैं। तो पूरी बात हमने बताई कि शहाबुद्दीन ने मुझे किस तरीके से पीटा, कनपटी पर कैसे रिवॉल्वर रखा और क्या क्या धमकी दी। तो एसपी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आर.के. महाजन ने कहा क्या केस करना चाहते हो या भूलना चाहते हो। तो मैंने कहा कि केस मुझे करना है। तो बोले जाओ केस करो। तो इसके बाद जो मुझे पिटाई लगी थी, जो मुझे चोट लगी थी, इसके लिए जाकर मैंने मेडिकल कराया और फिर टाउन थाने में केस दर्ज किया गया शहाबुद्दीन के खिलाफ। अब आगे सिवान को गुलामी से मुक्त कराने की लड़ाई शुरू हो गई, ओम प्रकाश कहते हैं। और हमने नारा दिया कि यह जो लड़ाई है अपराधियों के खिलाफ शरीफों की लड़ाई है।
तो मैं कूद पड़ा था। शहाबुद्दीन के लोग धमकी दे रहे थे, लगातार धमकी दे रहे थे। इस बीच ओम प्रकाश यादव कहते हैं कि महाराजगंज के सांसद प्रभुनाथ सिंह ने उनसे संपर्क किया। प्रभुनाथ सिंह तब नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, शहाबुद्दीन से भी अदावत थी। ओम प्रकाश यादव तब कांग्रेस में थे, ये सब जब प्रारंभ हुआ था। तो प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने तुम्हें बुलाया है, चलो मिलाते हैं। तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार से क्या मिलना, मैं तो कांग्रेस में हूँ, लेकिन फिर भी चलिए मुलाकात होती है। तब तक 2004 का लोकसभा चुनाव आ रहा था, सामने था। सभी पार्टियां उम्मीदवार तलाश रही थी, शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं मिलते थे। ये वो दौर था जब सिवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ अपने घर पर या अपनी दुकान पर या चौक चौराहों पर कोई पर्चा नहीं लगा सकता था, झंडा नहीं लगा सकता था, खिलाफ, याद रखिएगा। तो ओम प्रकाश यादव कहते हैं कि वे प्रभुनाथ सिंह के साथ नीतीश कुमार से मिलने पटना आए। नीतीश कुमार ने कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं सिवान से शहाबुद्दीन के खिलाफ। तो मैंने कहा कि मैं तो कांग्रेस में हूं, आपकी पार्टी के टिकट पर कैसे चुनाव लड़ सकता हूं। ओम प्रकाश याद करते हैं कि उन्होंने यह भी कहा नीतीश कुमार को कि देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु विजय शंकर दुबे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, अब भी विधायक हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं और आप भी बात कर लीजिए। तो नीतीश कुमार ने विजय शंकर दुबे से भी बात करी और कहा कि आप अपने शिष्य को मुझे दे दीजिए, सिवान को आज़ाद कराना है। तो विजय शंकर दुबे ने कहा कि ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से सिवान में 2004 में शहाबुद्दीन के खिलाफ, राजद के उम्मीदवार के खिलाफ ओम प्रकाश यादव जेडीयू के कैंडिडेट बनते हैं। लड़ाई भीषण है, संग्राम महासंग्राम है। शहाबुद्दीन के लोग धमकी दे रहे हैं, शहाबुद्दीन के लोग परेशान कर रहे हैं। आर.के. महाजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। ओम प्रकाश यादव कहते हैं, बताते हैं कि चुनाव के दिन ऐसा हुआ, छपाई का वो दौर था, वोटों की छपाई का, कि शहाबुद्दीन के लोगों ने जिलाधिकारी मतलब कलेक्टर का वोट भी छाप लिया उनके ही बूथ पर। मतलब आर.के. महाजन अपना वोट नहीं दे पाए, उनके नाम का बैलेट पेपर दूसरे ने लिया और शहाबुद्दीन के नाम वोट कर दिया। जब मैंने इसकी शिकायत करी तो आर.के. महाजन ने कहा, छोड़ दो इस बात को, क्यों बोलते हो, एक वोट से थोड़े चुनाव में जीत हार होती है। मीडिया वाले भी साथ नहीं देते थे, डरे हुए रहते थे। दिल्ली से कुछ मीडिया के लोग आए थे, मैंने उनसे सहयोग की अपील करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और जब चुनाव परिणाम आया तो मैं शहाबुद्दीन से जेडीयू का प्रत्याशी चुनाव हार गया था। तब भी 2,13,000 वोट हमें प्राप्त हुए थे। तो इससे हौसला मिला कि शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ने वाले 2,13,000 लोग तो हैं सिवान में। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा चुनाव लड़ने का, कि मेरे घर पर AK-47 से गोली चल गई। सिवान में मालवीय नगर में हम रहने लगे थे। जो हमसे मिलने आता वो शहाबुद्दीन के लोगों के निशाने पर आ जाता। वे याद करते हैं, खेपहा कोई पंचायत है, उनके मुखिया जी की कैसे हत्या कर दी गई, उनके घर से लिट्टी चोखा खा कर जा रहे दीना यादव को कैसे मार दिया गया। आतंक इतना बढ़ गया, खौफ इतना बढ़ गया, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ओम प्रकाश यादव बताते हैं कि उनके घर कोई आता नहीं, जो आता वो डरा रहता। रात को चुपके से आता, कोई मिलने भी आ जाता। दुकान वाला इतना डर जाता कि मेरे घर में कोई साबुन और कोलगेट भी देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे धमका दिया जाता कि ओम प्रकाश यादव को सामान देते हो। तो ओम प्रकाश यादव कहते हैं कि मैं लड़ रहा था, मैं डरा नहीं। तो जब दुकानदार इतने भयभीत होने लगे, मुझे सामान देने से मना करने लगे, तो जब मैं पटना जाता तो छपरा
में सामान, जो जरूरी सामान था घर का, खरीद लिया करता, और जब गोरखपुर जाता तो वापसी में मैरवा में खरीद लिया करता। किसी गुमटी पर रुक जाता तो मुझे देखते ही लोग खिसक लेते डर से कि कहीं ओम प्रकाश प्रणाम न कर दे, और प्रणाम करने के बाद बातचीत की स्थिति हो गई तो कोई शहाबुद्दीन का व्यक्ति देख न ले। तो इस तरीके से सारा किस्सा चलता रहा। तो 2004 का चुनाव ये हार गए थे। अब 2009 का लोकसभा चुनाव आया। 2004 के चुनाव के वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिवान में शहाबुद्दीन न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में रहकर चुनाव लड़े थे। 2009 का जब लोकसभा चुनाव आया तब तक शहाबुद्दीन सजायाफ्ता हो गए थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे, डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो 2009 के चुनाव में जेडीयू ने बिशन पटेल को उम्मीदवार बना दिया। परेशानी कि ओम प्रकाश यादव क्या करें। ओम प्रकाश यादव भी भयभीत थे, साथ देने वाले लोग नहीं थे। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए समर्थन कहाँ से मिलता, संसाधन कहाँ से आता, यह भी एक समस्या थी। राजद से उम्मीदवार अब हिना साहब थी, जेडीयू से बिशन पटेल। तो ओम प्रकाश कहते हैं कि जब वे संशय में थे, जब वे डरे हुए थे, जब भयभीत थे, फिर कुछ लोगों ने हौसला बढ़ाया और कहा कि आपको चुनाव लड़ना होगा, निर्दलीय ही चुनाव लड़िए, जनता आपका साथ देगी, क्योंकि आप अकेले हैं जो शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ रहे हैं। वैसे भी बिशन पटेल जो हैं वो तो बाहर से आए हैं। तो ओम प्रकाश कहते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी से बात करी। पिताजी ने कहा कि हाँ, चुनाव लड़ो, क्या होगा, जब इतना लड़ ही रहे हो तो आज न कल मौत लिखी है, मौत ही होगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो रामानंद यादव पिताजी ने चुनाव लड़ने को प्रेरित कर दिया। ओम प्रकाश कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तब नामांकन का पर्चा भरने को 10,000 रुपया लगता था। ये सारे दावे ओम प्रकाश यादव के हैं। तो बाबूजी ने, मतलब रामानंद यादव ने, अपने पास से 6,000 रुपये दिए। 4,000 रुपये अब भी कम हो रहे थे। तो ओम प्रकाश का कहना है कि उनके एक मित्र ग्रामीण बैंक में थे, बैंक कर्मी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो प्रवीण ने 4,000 रुपया दिया, तो 10,000 रुपये नामांकन का पर्चा भरने को हो गया। इसके बाद ओम प्रकाश कहते हैं कि जब मैंने नामांकन का पर्चा भर ही दिया तो अब चुनाव लड़ना था। तो नामांकन का पर्चा भरने के तुरंत बाद जो हमने लोगों के साथ पहला संवाद किया कि देखिए, मैं चुनाव लड़ने आ गया हूँ, यह सिवान के आतंक को खत्म करने की लड़ाई है, और मैंने 2 कफन पहन रखा है, एक कफन अपने सर पर और दूसरा कफन अपने बेटे चंद्रविजय एलियस हैप्पी के सिर पर। मतलब अधिक से अधिक क्या होगा, हम भी मारे जाएंगे, मेरा बेटा हैप्पी भी मारा जाएगा। तो जब मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन कफन तो अभी हमने पहन लिया। तो ओम प्रकाश कहते हैं कि कफन पहनकर उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया। पैसे नहीं होते थे। मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी राधिका देवी, जो सुहागन थी लेकिन मांग में सिंदूर नहीं भरती थी क्योंकि मौत का पता नहीं था, मंगलसूत्र नहीं पहनती थी। तो हम तीनों चुनाव प्रचार करते। पैसा कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, मुझे नहीं पता। दिन भर में कुछ खोइछा पत्नी को मिल जाता, कुछ दक्षिणा बेटे को मिल जाता, कुछ हमें मिल जाता। और मेरा चुनाव चिन्ह खटिया छाप हुआ। चुनाव हुआ, फिर से लड़ाई हुई, लेकिन इस चुनाव में हमने शहाबुद्दीन के आतंक को, शहाबुद्दीन तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनके राजनीतिक आतंक को, उनकी राजनीतिक सत्ता को नेस्तनाबूद कर दिया। हिना साहब चुनाव हार गई, 65,000 वोटों से हम चुनाव जीत गए। तो 2009 का चुनाव हमने निर्दलीय जीता। फिर 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। तो ये कहानी ओम प्रकाश यादव की है कि किस प्रकार से उन्होंने सिवान में शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती दी, चुनाव लड़ा। हालांकि इस लड़ाई में बहुत सारी लाशें गिरी, बहुत सारे खून हुए,
आज जब हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश यादव से तो उन्हें वो सारी पुरानी कहानियाँ याद आ रही थी। हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। ये एक आतंक कथा है। चंदा बाबू की कहानी भी हमने आपको बताने की बात कही है। ध्यान रखिएगा कि जब हम फिर से अंत में कह रहे हैं कि जब मैं खबरों को जीता हूँ तो मैं निजी रिश्तों को भूल जाता हूँ। जो खबर होती है वही खबर आपको बताता हूँ। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।